गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में इनके जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है उसमें सेक्टर्स के बारे में जाना कि डिफरेंट सेक्टर जो है डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली जो चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नाम से ये चैप्टर है। इसमें 3 सेक्टर्स का हमने इंट्रोडक्शन लिया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है वो पूरा एग्रीकल्चरल बेस्ड रहता है, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है और उसको यूटिलाइज करके जो पीपल जब उसको सेल आउट करते हैं तो ये जो सेक्टर पूरा कहलाता है जो कि पूरा एग्रीकल्चरल बेस्ड रहता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ओके, क्योंकि प्राइमरी द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट विल बी नोन एज प्राइमरी सेक्टर और ये हमें नेचुरल फॉर्म से मिलता है यानी एग्रीकल्चर बेस्ड फॉर्म से मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। Then comes the secondary sector, which is also known as industrial based sector, which is truly based on the primary sector because जो भी रॉ मटेरियल होता है प्राइमरी सेक्टर से एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर में, जब ये इंडस्ट्रीज में जाकर प्रोसेस होता है और ये जो रॉ प्रोडक्ट होता है या फिर जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट उसका जब ये दूसरे फॉर्म में सब कन्वर्ट करते हैं, इस पूरे सेक्टर में पूरी प्रोसेस इस पूरे सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल हमने अगर गेहूं लिया है, गेहूं अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने किसी किसान से खरीद के अपने यहाँ पे प्रोसेस करके उसको वीट फ्लावर में कन्वर्ट किया है, तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा इंडस्ट्रियल बेस्ड सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो वीट है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है। कॉटन हो गया, कॉटन का एग्जांपल हम ले सकते हैं। कॉटन है, किसान ने खेती करी, उसने वो रॉ प्रोडक्ट उसने इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया और उससे उसने जो भी अदर प्रोडक्ट्स बनाया, टेक्सटाइल उसने वेरियस टेक्सटाइल बनाया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, तो ये यहाँ पर जो है जो कॉटन जो नेचुरल फॉर्म में था उसको इंडस्ट्री में ला के प्रोसेस करके एक दूसरा अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको ये पूरा चीज जो होती है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड सेक्शन या फिर सेकेंडरी सेक्टर में होती है। फाइनल जो है वो है टर्शियरी बेस्ड सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। यहाँ पे जो वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज होती हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से फैक्ट्री तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फैक्ट्री में वंस द प्रोडक्ट इज रेडी तो उसको मार्केट तक सेल आउट होने के लिए होलसेलर रिटेलर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ये एक सर्विस सेक्टर में आ गया। कम्युनिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि टू चेक वेदर जो भी उन्होंने अपना जो भी सामान वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं प्रॉपर पहुँचा है नहीं पहुँचा है, तो ये सर्विस सेक्टर में आता है। इसके अलावा आजकल ई कॉमर्स साइट से क्योंकि वहीं पे अब जो है डायरेक्टली बहुत सारे पीपल्स वहीं से व्यापार कर रहे हैं, वहीं पे सामान सेल कर रहे हैं, हम जैसे कंज्यूमर वहाँ पे खरीद रहे हैं। एज ए कंज्यूमर हम सामान खरीद रहे थे, ई कॉमर्स इज अ टाइप ऑफ सर्विस सेक्टर। इसके अलावा जब इंडस्ट्रीज होती हैं ये चलेंगी तो कहाँ से चलेंगी? पैसों से चलेंगे। ये फंड्स इन द फॉर्म ऑफ लोन ये सब कौन प्रोवाइड करता है? बैंकिंग सेक्टर। ओके, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं, वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर जो होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर व्हीकल्स बना रहे हैं, सिविल इंजीनियर जो है वो घर बना रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स दे आर गिविंग अ सर्विस, तो ये सारी चीज़ें, टीचर्स टीचिंग, सो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये सर्विस सेक्टर में। ओके, वेयर सर्विस सेक्टर इज टोटली डिपेंडेंट नाउ, जो आज के दौर में अगर हम देखा जाए इन टुडेस वर्ल्ड इट इज टोटली डिपेंडेंट आईटी, लाइक ई कॉमर्स हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, ये पूरा सब कुछ सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। जो अब आज के मॉडर्न एरा में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना गया। तो आज जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे विच इज ऑन पेज नंबर 21 एंड इट इज टेबल 2.1। टेबल 2.1 का पहला एग्जांपल आपको सॉल्व किया हुआ है, जिसमें आपको ये दे रखा है कि दैट यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर दैट इफ अ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। इस यहाँ पर ये एग्जांपल जाएगा कि वो फार्मर जो है वो गन्ना बेचने से मना कर देता है किसी पर्टिकुलर शुगर मिल को, तो उस मिल ओनर को क्या करना पड़ेगा? मजबूरन अपना मिल शट डाउन करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी किसी पर्टिकुलर एरिया के फार्मर्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ उस पर्टिकुलर मिल वाले को शुगर केन सेल करने यानी गन्ना सेल करने से मना कर दिया, तो शुगर मिल वाले को
अपनी फैक्ट्रीज ऑब्वियसली बात है बंद करनी पड़ी। रीजन यही है, जब उसके पास रॉ प्रोडक्ट आएगा ही नहीं तो वो अपने फैक्ट्री में क्या प्रोसेस करेगा, कैसे वो शुगर बनाएगा, उसके लाइवलीहुड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये दर्शाया जा रहा है कि कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर है यानी कि फैक्ट्री ओनर है या फिर इंडस्ट्रियल बेस्ड सेक्टर जो है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। दूसरा एग्जांपल है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू अ कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनी डिसाइड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट ऑल द कॉटन दैट दे नीड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। इमेजिन कीजिए कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अगर फॉरेन से कॉटन को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे और जो इंडियन जो कॉटन प्लांटर्स है, कल्टीवेटर्स है, उनसे कॉटन खरीदना पूरी तरीके से बंद कर दे, तो उस केस में क्या होगा कि जो यहाँ के जो किसान हैं जो कि कॉटन प्लांटेशन करते हैं उनको अपनी क्रॉप से स्विच करनी पड़ेगी, उनको कोई दूसरी क्रॉप्स करनी पड़ेगी, अदरवाइज उनकी लाइवलीहुड जो है वो डेंजर में आ जाएगी और वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो सकते हैं। यानी पूरी तरीके से ये लोग बोल सकते हैं कि उनके पास अब कोई सोर्स ऑफ कमाने का नहीं होगा, पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देगा कि दैट पहले वाला एग्जाम्पल था दैट सेकेंडरी इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। नाउ थर्ड, farmers buy many goods such as tractors, electricity, pumps, pesticides, pumps, fertilizers. Imagine what would happen if the price of fertilizer pumps would go up, cost of cultivation of farmer will rise and their profits will be reduced. अब फार्मर जो बहुत सारे अदर मशीनरीज आजकल खरीद रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू द साइंटिफिक फार्मिंग। फर्टिलाइजर्स हो गया, पंप सेट हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, वेरियस काइंड ऑफ मशीनरीज हो गई। व्हाट इफ अगर ये बहुत ज्यादा महंगे हो जाए, ओके महंगे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है फार्मर्स को इस पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके तो इस पे क्या है कि यहाँ पर भी प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। नाउ लास्ट एग्जांपल, पीपल जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज में, सर्विस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनको खाने की रिक्वायरमेंट है और कहीं ना कहीं जो खाना जो है ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली बात है फार्मर्स, बिकॉज दे उनकी जो खेती बाड़ी होती है उससे जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं उसी को हम मार्केट से खरीदते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट तक पहुंचाने वाले कौन है, दे आर द प्राइमरी वंस, द एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर। अगर कोई भी चीज हो जाती है लाइक अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो स्ट्राइक कर देता है, वो गांव से शहर तक सामान ही नहीं लेके आता है, ओके वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, एक्सेट्रा, ये सब अर्बन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज तक नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, अर्बन एरिया में फूड की स्कैरसिटी हो जाएगी, यानी कि खाने की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए कि सर्विस सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से प्राइमरी सेक्टर पर भी डिपेंडेंट है, एज वेल एज प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सर्विस सेक्टर, बिकॉज अगर स्ट्राइक हो जाती है तो क्या होगा कि इनका सामान है, जो दूध है, सब्जी है, ग्रेन्स है, वो शहर तक नहीं पहुंच पाए, इस वजह से वो सेल नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं इन 3-4 एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है दैट ऑल द 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है, वो ये तीनों सेक्टर जो है आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक जगह काम होगा दूसरी जगह आगे काम बढ़ेगा। अगर फार्मर्स क्रॉप्स को कल्टीवेट करने से मना कर देते हैं या सेल करने से मना कर देते हैं तो इंडस्ट्रीज तक जो भी फॉर्म्स है, जो भी उनको रॉ प्रोडक्ट्स मिलना है वो उनको मिलेगा ही नहीं। जब रॉ प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा तो सर्विस सेक्टर्स तक वो आगे बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन ये सब चीजें इफेक्ट पड़ेंगी। ओके तो कहीं ना कहीं दिखाने बताया गया है कि दैट बोथ ऑल द 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके now today's topic next topic is on page number 22 that comparing the 3 sectors। ओके यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे ऑल द 3 सेक्टर्स और कुछ हम ये देखेंगे कि जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनका टोटल प्रोडक्शन जो होता है इस सेक्टर में किस हिसाब से होता है, उनकी कॉस्टिंग किस हिसाब से डिसाइड की जाती है। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. All these 3 sectors have a large number of people working in them to produce goods and service। अब जो various production activities हो रही है, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो सेकेंडरी में हो, चाहे वो टर्शरी में हो, वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग देयर जॉब्स। The next step therefore is to see how much goods and services produced and how many people are working in each sector। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा सेक्टर कितना योगदान दे रहा है, कौन सा सेक्टर कितना प्रोडक्शन कर रहा है और वहां पे कितने पीपल्स काम कर रहे हैं।
In an economy, there would be one or more sector which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. तो इकोनॉमी में जब हम आगे जब हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि कोई एक सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है, मतलब उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है. ऑल्दो दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट लेकिन स्टिल एक सेक्टर जो ज़्यादा डोमिनेंस करता है वहाँ पे रीजन ऑब्वियस सी बात है, या तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इस वजह से वो ज़्यादा डोमिनेट करता है. रिलेटिवली जो अदर टू जो सेक्टर्स है वो उनका डोमिनेंस कम रहता है ड्यू टू द लोअर प्रोडक्शन. So how do we count the various goods and services and know the total production in each sector? हम किस तरीके से जो वेरियस गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनका हम टोटल प्रोडक्शन हम इस सेक्टर में किस हिसाब से हम काउंट करते हैं, इसके बारे में जानें. With so many thousands of goods and services produced, you might think it is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense. इसका मतलब ये है कि यहाँ इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है तो हम किस सेक्टर को किस में जोड़े, और एक एक चीज़ का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक एक चीज़ को हम अलग अलग सेक्टर में जोड़े तो काफ़ी मतलब एक बड़ा लार्ज नंबर हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. You are right thinking so. To get around this problem, economy suggests that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. तो इकोनॉमिस्ट ये सजेस्ट करते हैं जो एक्चुअली जो फाइनल गुड जो रेडी होता है उसकी जो प्राइस होती है उस पर डिपेंडेंट होता है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, और उसी के प्राइस को एज अ नंबर के तौर पे काउंट करना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 किलोग्राम्स ऑफ वीट अगर सोल्ड किए जाते हैं एट 8 रुपी पर केजी, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट उस वेट का कितना हो जाएगा 80,000, क्योंकि उसने फार्मर्स ने सेल कर दिया. वैसे ही सेम कोकोनट ओनर है, उसने अगर 5,000 कोकोनट एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर कोकोनट अगर सेल किए हैं तो एक्चुअल जो टोटल कोकोनट्स की जो वैल्यू हो जाएगी 50,000 हो जाएगी. सिमिलरली द वैल्यू इन गुड्स सर्विस इन 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एड अप. इस वजह से क्या होता है जब कोई ऐसा प्रोडक्ट जो तीनों सेक्टर्स से भी गुजर कर जाए, फॉर एन एग्जाम्पल कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पहले प्राइमरी में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, फिर उसको इंडस्ट्री में लेके आया, तो वो इंडस्ट्री में उसको तैयार किया गया, प्रोसेसिंग हुई, और फिर इंडस्ट्री में जाने के बाद फिर वो जो मार्केट में सेल होने आया तो उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, तो वो जो रिटेल प्राइस है वो उस प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस काउंट होगी रादर देन दिस टू प्राइसेस, और ना ही उसको अकाउंट में लिया जाता है जोड़ते समय. Remember, there is one precaution one has to take. Not every good or service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. तो उसके जितना भी ज़रा एडअप होता है वो सब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में सब वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उसकी फाइनल प्राइस डिसाइड की जाती है. अब उसको कैसे करते हैं, सपोज कीजिए एक फार्मर है, उसने एक फ्लावर मिल यानी कि जहाँ पे आटा चक्की जो बहुत बड़ी मिल है वहाँ पे उसने अपने गेहूँ का 8 रुपये पर केजी उसने सेल किया. अब उस मिल वाले ने गेहूँ ग्राइंड किया, उसका फ्लावर बनाया और उसने एक बिस्किट कंपनी को वो सेल कर दिया एट 10 रुपये पर केजी जो फ्लावर है. ओके, व्हीट फ्लावर है यानी कि जो आटा है. द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लावर्स, उसके साथ उसने उस फ्लावर का यूज़ करके शक्कर शुगर का यूज़ करके ऑयल वेरियस काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स उसने यूज़ किए और उस बिस्किट्स बनाए. तो उसने 1 किलो जो आटा था उसमें से उसने 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स बनाए और ईच पैकेट जो है वो 50 रुपये पर पैकेट हुआ, तो 4 पैकेट की कॉस्टिंग हो गई 60 रुपये. बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, दैट इज द गुड्स दैट आर रीच्ड टू द कंज्यूमर. तो यहाँ पे जो फाइनल गुड जो रेडी हुआ वो क्या हुआ, बिस्किट हुआ. ओके, विद वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट. तो क्यों ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट किया जाता है, ना कि वीट को, ना ही कि आटे को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि जो फाइनल आउटकम था वो बिस्किट बना था, इस वजह से. ओके, in contrast to final goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate good. तो यहाँ पे जो wheat है या wheat flour है ये intermediate goods के तौर पे जानेंगे, तो इस वजह से इनको as a final goods and services में include नहीं किया गया. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. Hence the value of ₹60 biscuit final good already includes the value of ₹10. Similarly the value of intermediate goods would have been induced. तो इसमें जो 60 रुपये जो उन्होंने सेल किया तो उन्होंने उसमें सारा कॉस्टिंग उन्होंने ऐड करी. बिस्किट कंपनी वाले ने क्या ऐड किया, अपना 10 रुपये पर केजी जो उसने व्हीट फ्लावर खरीदा उसको इंक्लूड करके फिर उसने उसकी कॉस्टिंग
डिसाइड की, और उसके साथ साथ उसमें जो वेरियस सर्विसेज लगी होंगी जैसे लाइक ट्रांसपोर्टेशन शुल्क लगा होगा, टैक्स लगा होगा, सब इंक्लूड करने के बाद ही उसने अपने प्रोडक्ट की फाइनल जो प्राइस है वो इंक्लूड की। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड किया जाता है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसी को काउंट किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बिस्किट कंपनी ना होते हुए एक आटा की कंपनी होती है लाइक जो वेरियस ब्रांड्स है, तो वहाँ पे जो फाइनल गुड्स होता है वो केवल व्हीट फ्लावर होता है जो कि पूरा पैकेजिंग होने के बाद जो सेल आउट होता है। तो फाइनल गुड्स का क्या हुआ यहाँ पे, आटा हुआ, ना कि वो गेहूं हुआ। ओके, The value of final goods and services produced in a sector during a particular year provides the total production of sector that year. अब जो वैल्यू जो फाइनल गुड्स रेडी होता है तो वो उस पर्टिकुलर ईयर के वो टोटल प्रोडक्शन देता है कि दैट पर्टिकुलर गुड्स वर प्रोड्यूस इन दैट ईयर और इतने अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन दिस सेक्टर गिव्स अस व्हाट कॉल्ड द जीडीपी। ओके, और जब तीनों सेक्टर्स के जो वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हमें जीडीपी देते हैं, विच इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि विद इन ए कंट्री विद इन इट्स डोमेस्टिक जो सोर्सेस अवेलेबल है उससे उसने कितना प्रोडक्शन किया, कितने अमाउंट में, क्या वही जीडीपी कहलाती है। आपने ऑफनली सुना होगा टर्म्स में इकोनॉमी से रिलेटेड दैट जीडीपी गिर रही है, जीडीपी में उछाल आया, अच्छी जीडीपी हो रही है, तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है जीडीपी को, रीजन ये है जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा हमें उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम विद इन आवर कंट्री उसको हम सेल कर पाएंगे और अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें बाहर से अपने देश में इंपोर्ट करानी पड़ रही है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, तो जो बाहरी जो कंट्रीज होंगी वो अपने मनमाफी के हिसाब से उस प्रोडक्ट को सेल करेगी, फिर उनके ऊपर वेरियस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वॉस्ट लगने के बाद ऑब्वियसली बात है वो चीज़ें हमें उनको पहले पे करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट में पे करना पड़ सकता है, फिर उसके बाद में ऑब्वियसली बात है उसकी प्राइस हाइक होके ही हम हमारे मार्केट में सेल कर पाएंगे। पर वही चीज़ अगर हम हमारे देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, एक तो कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी, जो एक्चुअल प्राइस है उसकी कॉस्टिंग की वही रहेगी। ऐसा नहीं होगी कि फॉरेनर्स ने हमको ज़्यादा अमाउंट में सेल किया तो हमें ऑब्वियसली बात है हमें ज़्यादा अमाउंट में सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रोडक्ट एक कंट्री खुद के लिए प्रोड्यूस करती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करती है, वो कंट्री उतनी ज़्यादा डेवलप होती जाती है। ओके, इन इंडिया ये जो टास्क होता है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के तौर पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सब देखते हैं, ये हर 3 महीने में इसका डाटा निकालते हैं, कितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या क्या हुआ, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विस टैक्सेस, सब कुछ इसमें ली जाती है, वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितने स्टेट, सारे स्टेट से सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है कि कितना गुड्स इन्होंने प्रोड्यूस किया है, कौन कौन सर्विसेज लगी, इनके प्राइस, इनके एस्टिमेशन, सब कुछ एस्टिमेट करने के बाद ही जीडीपी तय की जाती है दैट किसी पर्टिकुलर 3 मंथ में उन्होंने कितना प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का। ओके, नाउ हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। हिस्टोरिकली देयर आर वेरियस चेंजेस जो कि हमने इकोनॉमी में देखे हैं, स्पेशली इन सेक्टर्स पे। एक समय ऐसा था जब केवल इंडस्ट्रियल बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था। रीज़न इसका ऑब्वियसली बात है, हो सकता उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है उस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहे थे, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। बट लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली एज आई, जैसे इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हो गई, फैक्ट्री सेटअप होना हो गई, तो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करने लगा। रीज़न ऑब्वियसली बात है, फैक्ट्री में एक काम जो एक वर्कर जो है वो एक दिन में करेगा, ऑब्वियसली बात है उतना ही काम एक फैक्ट्री में जो मशीन्स होगी वो उतना ही काम जो है वो 1 या 2 घंटे में कर देंगे। सो कहीं ना कहीं इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर डोमिनेट करने लगा। उसके बाद में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई तो फिर जो सर्विस सेक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेट करने लगा। ओके, तो उसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट आर इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक। जो आजकल जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एक समय ऐसा था जब वो अपने इनिशियल स्टेज में डेवलपमेंट के थे तो उनके यहाँ जो प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा यूँ हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है, क्योंकि मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज होने लग गया, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो धीरे धीरे थ्राइव करने लगा, ना प्रॉस्पर होने लग गया, समृद्ध होने लग गया, ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगा, बहुत सारे पीपल्स इस एक्टिविटीज़ में जुड़ने लगे, इसमें काम करने लग गए। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्टर्स एंड ट्रेडर्स, बायर्स एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंटरेस्ट मेनी टाइम्स। बिसाइड दिस देयर वर ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर्म एक्सेट्रा। However, at this stage, most of the goods produced from natural products from the primary sector and most of the people were also employed in this sector. रीजन जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी, जो सारा जो डिपेंडेंसी थी वो सब एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर बेस पे थी। मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको रॉ फॉर्म में यूज किया जाता था, या फिर जो नेचुरल फॉर्म में आ रहा है उसको नेचुरल फॉर्म में ही वो लोग मैन्युफैक्चर करके सेल करते थे। सिंस एग्रीकल्चर थ्राइव करने लगा, मीन्स जो साइंटिफिक मेथड्स की वजह से जब एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया तो ज़्यादा प्रोडक्शन में, जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना स्टार्ट होगा, उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला। फिर वंस द प्रोडक्ट इज रेडी तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको सेल करना ट्रेडर्स, तो ज़्यादा थ्राइव होने लग गए। ओके, तो इस वजह से प्राइमरी सेक्टर जो था इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता था एक समय पर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि फैक्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हुई, फैक्ट्री से एक्सपांड होना स्टार्ट हुई, तो पीपल जो फार्म में ज़्यादा काम करते थे वो अब फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट हो गए। और हमने रशियन रिवॉल्यूशन जो हमने चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था हिस्ट्री में लास्ट ईयर, उसमें हमने देखा था कि दैट वर्कर्स को फोर्सफुली इंडस्ट्रीज में काम करवाया जाता था टू मीट अप देयर टारगेट। ओके, तो बहुत सारे पीपल्स को फोर्सफुली काम करना पड़ा, बहुत सारे पीपल जो हैं अपने मन से भी उन्होंने काम किया। रीजन क्या था? रीजन इसका था कि इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर इंडस्ट्रीज में जब कोई प्रोडक्ट रेडी होता था तो क्या होता था, उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती, वो बहुत ही चीप रेट्स में मिलना स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली बात है, हैंड वन रहता है तो वो क्वांटिटी कम रहती है, क्वांटिटी कम रहती है, डिमांड ज़्यादा रहती है, तो ऑब्वियसली बात है हम उसको प्राइस हाई प्राइस में सेल करेंगे। पर लेकिन अब इंडस्ट्रीज में आने की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया, उससे 10 गुना ज़्यादा जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जब हर चीज़ अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। इस वजह से सेकेंडरी सेक्टर अब डोमिनेट करने लगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर माना गया। पर लेकिन पिछले 100 सालों में, इन द पास्ट 100 ईयर्स, जो ये डोमिनेंस या इंपॉर्टेंट सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर का था, अब ये टर्सरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल जो है ज़्यादा ज़्यादा इस पर काम करें, स्पेशली ड्यू टू द सॉफ्टवेयर कंपनी या फिर IT कंपनीज की वजह से। मोस्ट ऑफ द वर्क आर डन बाय द IT कंपनीज, ई-कॉमर्स, इस पर डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल भी हो रहे हैं, इंसान खरीद भी रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ये पैटर्न जो है मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज का बदल गया। वहाँ पे IT कंपनीज या फिर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज वो थ्राइव करने लग गई, इंजीनियरिंग सेक्टर्स वहाँ पे ज़्यादा खुल गए हैं, मेडिकल सर्विसेज ज़्यादा थ्राइव करने लग गई। इस वजह से ये अब इम्पोर्टेंट सेक्टर माना गया है ओवर द पास्ट 100 ईयर्स। तो अब क्या आज के मॉडर्न डे में हम भी बोल सकते थे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर in today's world is the tertiary sector which is known as also service sector. Okay, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।